सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इसका हिंदी अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा, शासन का बंटवारा। इस चैप्टर में डायरेक्ट कूदने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट्स जो सिविक्स की बारीकियों को समझने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। डायरेक्ट कूदने से क्या होता है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो, केवल रटते हो। तो मैं कुछ कंसेप्ट्स बता देना चाहता हूँ। जिन कंसेप्ट्स का मैं अब जिक्र करने वाला हूँ उनको मैंने टॉपिक वाइज तैयार किया है। एक एक करके हम लोग उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाकई वो सारी चीज़ें क्या है। तो पहले जो मैं आपको जिक्र करके बताने जा रहा हूँ वो है मोनार्की और इसकी डिमेरिट्स। दूसरे नंबर पे जो मैं जिक्र करूँगा वो होगी डेमोक्रेसी और इसकी फीचर्स। तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चौथे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ होती हैं और कौन किसके अगेंस्ट नियम नहीं बना सकता, ये आज हम लोग जानेंगे। तो विच लॉ विल प्रिवेल, ये हम लोग फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनार्की और इसकी डिमेरिट्स। मोनार्की का मतलब होता है राजा के द्वारा शासन। मोनार्की का अर्थ होता है राजा के द्वारा शासन। तो पहले जब राजा के द्वारा शासन किया जाता था तो राजा पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होता था, उसकी शासन एब्सोल्यूट होती थी। राजा लोग जो है वो डिस्पॉट किस्म के होते थे, इनकी टिरानिज्म चलती थी और ज़्यादातर देखा जाता था कि जो उनकी जनता है वो खुश नहीं रहते थे, क्योंकि राजा पे कोई उंगली उठाने वाला होता नहीं था। इनकी जो पॉलिसीज़ होती थी, इनके जो बनाए गए नियम होते थे वो इनके मन मुताबिक होती थी। राजा कई जगहों पर, कई ऐसे देशों में, कई ऐसे जगहों पर, प्रांतों में ऐसा देखा गया कि जब राजा नियम बनाते थे तो वो प्रजा से कंसल्ट तक नहीं करते थे। जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने देखा कि लुई 16 किस तरीके से मनमाने ढंग से नियम बनाए जा रहे थे और क्या परिणाम हुआ, कैसे क्रांति हुई और आखिरकार वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आया। तो राजा लोग कैसे होते थे? डिक्टेटर्स टाइप के होते थे, तानाशाह, जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता था। ये लोग टायरेंट किस्म के होते थे, अत्याचारी शासक किस्म के होते थे। प्रजा खुश नहीं होती थी। क्यों खुश नहीं होती थी? क्योंकि राजा लोग ऐसी पॉलिसीज, लॉज वगैरह बनाते थे जिनमें इनकी मनमर्जी होती थी। नतीजा ये हुआ कि लोगों में ये भावना जागृत होने लगी। जब लोग ज़्यादा सताए जाने लगे तो लोगों में ऐसी भावना बनने लगी कि काश कुछ ऐसे नियम कानून होते जो राजाओं के शासन चलाने की पद्धति जो है, जो राजाओं के शासन चलाने का तरीका है, उसको कंट्रोल कर सकता। काश कि राजा नियम कायदे के अनुसार क्या करता, कुछ काम करता। काश कुछ ऐसा होता कि हमारे बीच का कोई होता जो राजा को बताता कि हमें क्या चाहिए, कैसे नियम बनाए जाएं, कौन सी स्कीम्स, कौन सी पॉलिसी बनाई जाए जो हमारे लिए अच्छा है। लोग ऐसा एस्पायर करने लगे, ऐसी उम्मीद करने लगे, ऐसी लोगों की जिज्ञासा जगने लगी। तो ये था मोनार्की। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें कुछ बेहतरीन आप समझ सको। तो मोनार्की क्या था? राजा का शासन। और राजा के शासन में देखा आपने कि लोग खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उनके डेस्पोटिज्म की वजह से, एब्सोल्यूट टिरानिज्म की वजह से। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है कॉलोनाइजेशन का, कॉलोनी का। जब कोई राजा या कोई देश किसी अन्य कमजोर देश पर क्या करता है, अपना अधिकार जमा लेता है। वो कमजोर है तो उससे लड़ नहीं सकता, तो ये अपनी ताकत के बल पर उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जैसे इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो जब कोई कमजोर देश पर कोई ताकतवर राजा या कोई ताकतवर देश क्या करता है, अपनी हुकूमत जमा लेता है, उसका कई तरीके से शोषण करता है और उसके वेलफेयर का बिल्कुल ख्याल नहीं करता है, तब भी लोगों के मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि काश इनसे हमें छुटकारा मिल जाए, काश कि एक ऐसा शासन चले, काश कि एक ऐसी शासन के अंतर्गत हम लोग रहें जिसमें जनता के प्रतिनिधि क्या रहें, मौजूद रहें। जनता की प्रॉब्लम्स को राजा तक कोई पहुंचाए, सरकार तक कोई पहुंचाए। जो भी शासन चलाता है वो सरकार होता है या तो राजा होते हैं। तो
लोग ऐसा कॉलोनाइजेशन की बात करें हम लोग या राजा के शासन की बात करें, लोग जब दुखी रहने लगे, जब राजाओं की पॉलिसी या कॉलोनाइजर्स की पॉलिसी जब उनके अगेंस्ट में जाने लगी, तो लोग उम्मीद करने लगे, उम्मीद कह लो या प्रे करने लगे कि काश कुछ ऐसा हो कि राजा या कॉलोनाइजर्स को कोई बताए कि हमारी उम्मीदें क्या हैं, उनको कोई बताए कि वो जो नियम कायदे कानून जो वो खुद से बनाते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता भी है या नहीं भी होता, ये कोई बताए। तो काश कोई ऐसा हो जो हमारे बीच से हो, जो गवर्नमेंट में हो, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। हम उसके द्वारा शासित होना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो हम उसके द्वारा शासित होना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो क्या होने चाहिए, शासन में शासन चलाने वाले होने चाहिए, जो हमारी भावनाओं को समझे। आई बात समझ में? और नतीजा ये हुआ कि देखा आपने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हो या इंडिया जब कॉलोनाइज्ड था, तब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी की बात करें या इंडिया में इंडियन रिवॉल्यूशन की बात करें, सब लोगों ने किस तरीके से राजाओं का विरोध किया। इंडिया में कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट विरोध हुआ, ठीक है, कॉलोनाइजेशन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ बुलंद की और फिर आज़ादी मिली, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका मोनार्की का और कॉलोनाइजेशन का, जिसमें लोग खुश नहीं रहते थे। और जब लोग खुश नहीं होंगे तो कुछ बेहतरीन सोचेंगे, वो लोग कुछ बेहतरीन चाहेंगे। जब लोग खुश नहीं होते हैं शासन पद्धति से, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि कम से कम शासन चलाने वाला ऐसा लोग हो जो हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे। और यहीं से पनपता है शासन में एक अलग बदलाव लाने की भावना। शासन कई तरह का होता है, जिसमें से आप एक डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ोगे, जिसके बारे में हम लोग जिक्र भी करेंगे। तो शासन की कई प्रणाली हैं, बहुत जगहों पर शासन होता है, अलग अलग तरीके से होता है। मोनार्की भी एक तरह का शासन ही है, कॉलोनाइजेशन भी एक तरह का शासन ही है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि इसकी कुछ खास बातें हैं। और फिर यहीं हम लोग जो है वो अब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें लोग जो है वो अपना शासक चुनते हैं। शासक कह लो या रिप्रेजेंटेटिव कह लो, रिप्रेजेंटेटिव कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और कौन लोग होते हैं? ये इलेक्ट करने वाले देश के लोग होते हैं। और चुने कौन जाते हैं? तो देश के बीच के ही लोग चुने जाते हैं। चुनाव होता है, चुनाव होता है। चुनाव में जो है वो जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो खड़े होते हैं। हम उनको वोट करते हैं और उनको चुन करके क्या करते हैं, सरकार में भेजते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। वो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ का हिस्सा बनते हैं। और जब वो हमारे बीच से पहुंचते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ में, तो वो हमारी एस्पिरेशंस का, हमारी एक्सपेक्टेशंस का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और फिर उसी के बाद जब वो सरकार बनाते हैं, जब वो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ के ग्रुप में शामिल होते हैं, तब वो ऐसी लॉज पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं जो लार्जर सेक्शन ऑफ द पब्लिक के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। नियम कुछ ऐसे बनाते हैं वो लोग कि जो लार्जर सेक्शन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच से गया है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वो हमारे बीच का होता है। वो हमारी परेशानियों से कह लो या हमारी उम्मीदों से कह लो या हमारी एक्सपेक्टेशन से कह लो, वो अवगत होता है। तो वो क्या करता है, हमारे बीच से ही होता है। वो हमारे बीच से ही हम उनको चुनकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो शासन चलाएगी, जिस लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ होगी, जिसके शासन पद्धति के अनुसार हम लोग चलेंगे, उसमें फिर कौन शामिल होता है, हमारे लोग शामिल होते हैं। और चूँकि वो हमारी आकांक्षाओं को जानते हैं, हमारी एस्पिरेशंस को जानते हैं, तो फिर जो वो नियम बनाते हैं, जो वो कायदे कानून बनाते हैं, जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो वो स्कीम्स बनाते हैं, वो फिर हमारे लिए क्या होता है, हितकारी होता है। हमारे लिए क्या होता है, वो अच्छा होता है। आई बात समझ में? तो डेमोक्रेसी क्या है? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग चुने जाते हैं। आम लोग में से कोई खड़ा होता है, चुने जाते हैं। उनको कौन चुनता है? लोग ही चुनते हैं। और जो वो नियम बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? लोग के लिए बनाते हैं। तो लोगों के बीच से जो चुनकर लोग जाते हैं, वो लोगों की परेशानियों से रूबरू होते हैं। और वो जब पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों के लिए हित में पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा उम्मीद किया जाता है। और डेमोक्रेसी की बात करें और अब्राहम लिंकन को छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा डेफिनेशन उन्होंने बहुत कम शब्दों में दिया था। तो शॉर्ट में ये कही जाए कि
अगर शॉर्ट में यही कहा जाए कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो ये बहुत सटीक डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता का, जनता ही चुन के भेजती है, जनता का शासन चल रहा है, जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करते हैं, उन्हीं के लिए पॉलिसीज, लॉज, स्कीम्स वगैरह बनाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। ये क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की कई सारी फीचर्स हैं। जिस देश में डेमोक्रेसी होता है उस देश में फेयर और फ्री इलेक्शंस होते हैं, मतलब लोग अपने मन से जिसको चाहें उसको वो वोट दे सकते हैं, सबको वोट देने का अधिकार होता है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बीच से होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग क्या करते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ का हिस्सा बनते हैं, लॉज, पॉलिसी, स्कीम्स वगैरह क्या करते हैं, ये बनाते हैं। लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होता है डेमोक्रेसी में। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लोगों के पास क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अगर कोई कानून नहीं मानता है, अगर इनकेस कोई कानून नहीं मानता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। और इससे बहस नहीं है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। जुडिशरी जो है वो बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि आप किस जाति से, किस धर्म से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जुडिशरी क्या करेगी, न्याय करेगी। अगर आपने गलती किया है तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी है कि इसमें क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी पे कोई किसी की हुकूमत नहीं चलती है। अगर कोई नेता भी है, अगर वो गलती करता है तो उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, उसे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। आई बात समझ में? तो डेमोक्रेसी की एक फीचर क्या है कि इसकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, हम लोगों ने अब तक ये बात करी कि हम लोग शासित होंगे, किसके द्वारा शासित होंगे, ये भी हम ही चुनकर भेजेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन चलता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, अब सवाल ये है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कितनी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कितनी है। तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो अपने देश में पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज है। हर देश में एक पार्लियामेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है, नियम बनाती है। उसके बाद कौन नियम बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आप कह सकते हो। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या है, पावर है। उसके बाद क्या है कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है, पंचायती राज होता है, ये लोग क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है कि सबसे ऊपर नियम किसका लागू होगा, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, पार्लियामेंट में बने नियमों की वैल्यू होगी। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव की, उसके बाद लोकल लेवल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज जो नियम बनाएंगे वो, और उसके बाद जो होगा वो किसका होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी नियम बना दे। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी नियम नहीं बना सकती। पार्लियामेंट जब नियम बनाएगी तो उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि देश का जो संविधान है उसकी अवहेलना ना हो जाए। अगर हमारे देश का संविधान कोई अधिकार आपको देता है, कोई कानून अगर हमारे देश के संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो पार्लियामेंट या उससे नीचे की कोई भी अथॉरिटी कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चला जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चला जाए। जानते ही हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग जान रहे हो ना। अब चलो कॉन्सेप्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट की भी हम लोग चर्चा कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ, या ऐसा कह लो कि कोई भी देश आज़ाद होता है, तो यह तय करना जरूरी होता है कि देश में शासन का तरीका क्या होगा, किस तरह का नियम लागू होगा, किस तरह के लोगों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, क्या क्या उनके दायित्व होंगे, देश में कौन नियम बना सकता है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब कैसे काम करेगा। इन सभी बातों का जिक्र, वर्णन होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में।
जब देश आज़ाद होता है, जब देश कॉलोनाइजेशन से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे हमारे देश के संविधान को बनने में। 1947 में आज़ाद हुआ हमारा देश और 1950 में जाकर के हमारा देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब देश का मुखिया, देश का हेड जो है वो हमारे बीच से होगा, तो वैसा देश क्या कहलाता है? रिपब्लिक कहलाता है। आई बात समझ में? तो क्या जाना आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जब कभी भी कोई देश आज़ाद होता है, जब कभी भी कोई देश आज़ाद होता है तो ये ज़रूरी होता है ये तय करना कि हमारे देश में लोगों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, किसका क्या अधिकार क्षेत्र होगा, किसके पास क्या दायित्व होंगे, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज की अधिकार क्षेत्र क्या होगी, किसका कितना एरिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी बातों का क्या होता है? वर्णन होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के संविधान बना और करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे हमारे देश के संविधान को बनने में। और हमारे देश का संविधान जो है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग और जान लो कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो पता चल गया आपको कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप के बारे में कि कौन लोग सिटीजन होगा, सिटीजनशिप हमारे, अगर आपको देश की नागरिकता चाहिए तो किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स का अलग पार्ट है, इलेक्शन कमीशन का अलग पार्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी उसका अलग पार्ट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब बातों का जिक्र है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25 पार्ट में डिवाइडेड है। यूं कह लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 चैप्टर है। आई बात समझ में? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट में डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसमें जो है वो अभी तक 448 नियम बन चुके हैं। 448 क्या है? आर्टिकल्स हैं इसके। और अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुका है। अमेंडमेंट्स हो चुका है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये जिंदगी भर अब यही चलेगा। जैसे जैसे दिन बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें बदलेंगी। तो ज़रूरत के हिसाब से क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी आएगा। और जब कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हो तो उस चीज़ को अमेंडमेंट कहते हैं। और ये अब तक कितना बार हो चुका है? 2021 के अक्टूबर तक 105 अमेंडमेंट हो चुका है। जैसे हाल फिलहाल में आपने पिछले साल सुना कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया, ये अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ। एंग्लो इंडियंस का जो 2-2 सीट होता था पार्लियामेंट में वो हटाया गया, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। तो अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव है। तो अब तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने क्या जाना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है और आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 448, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जब मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में लॉ बनाने का अधिकार किसके किसके पास है। तो सबसे पहले कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज ये बनाते हैं। और उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या है हमारे यहाँ प्रावधान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई लॉ, पॉलिसीज, स्कीम बने लेकिन वो फुल प्रूफ ना हो। कई सारी ऐसी नियम बनती हैं, कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, कई सारी ऐसी स्कीम्स बनती हैं जो फुल प्रूफ नहीं होती, सारी बातें उसमें नहीं लिखी होती। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लो कि हमारे देश में ये एक्ट बना, लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपसे जब चाहे जमीन ले सकती है, लार्जर पब्लिक बेनिफिट के लिए। मान लो गवर्नमेंट को सरकारी हॉस्पिटल बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है, हाईवे बनाना है ना, बड़े लेवल पे स्कूल्स बनाने हैं, है ना, कोई बहुत बड़ा DRDO का ब्रांच खोलना है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट को ज़मीन की ज़रूरत है और वो लार्जर पब्लिक हित में क्या है, बड़े संख्या में लोगों का
ये चीज़ बनने से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का भलाई होगा, तो वो आपकी ज़मीन ले सकती है। लेकिन प्रोविज़न भी है। प्रोविज़न ये है कि अगर आपका ज़मीन आपसे लिया जाता है तो जो हर ज़मीन का अपनी 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 कीमत होती है, वो स्टेट निर्धारित करती है। स्टेट जो है वो क्या करती है, निर्धारित करती है कि इस ज़मीन का इतना वैल्यू है। तो अगर मान के चलो हाईवे में आपका ज़मीन चला जा रहा है, तो हाईवे में ज़मीन चला जा रहा है तो सरकार आपसे ज़मीन ले लेगी, लेकिन उसके बदले मुआवजे देगी। तो मुआवजा क्या है कि भाई साहब कि अगर शहरी क्षेत्र में आपका ज़मीन पड़ता है तो जो स्टेट द्वारा निर्धारित मूल्य है उसका 2 गुना मिलेगा, शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मिलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि नियम बन गया, ये मान के चलो कि नियम बन गया। लेकिन ये नियम फुल प्रूफ नहीं है। कैसे फुल प्रूफ नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट को कहीं ज़मीन खाली मिल जाए, कहीं ज़मीन खाली मिल जाए, कहीं कहीं पे मंदिर होगा, कहीं पे किसी का मकान होगा, कहीं किसी पर खेत होगा जिसमें फसल लगी होगी, तो फिर उस फसल का मुआवजा का भी प्रावधान है। लेकिन फसल तो कई तरह का होता है, मकान भी कई तरह का होता है, कहीं झोपड़ी होगा, कहीं पक्का मकान होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में सरकार हर जगह के लिए, हर एरिया के लिए अलग अलग नियम पास करे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और यहीं पर काम शुरू होता है डीएम का या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो ऐसे सिचुएशन में सामने आते हैं और उस परिस्थिति से निपटने के लिए, कोई मकान है तो मकान का मुआवजा उसको देना है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग आते हैं, उनका मुआयना करते हैं, नियम बनाते हैं कि हाँ भाई इस तरह का मकान होगा तो इतना पैसा दिया जाएगा, इस तरह का मकान होगा तो इतना पैसा दिया जाएगा, ये फसल होगा तो इतना पैसा दिया जाएगा, आई बात समझ में, वो फसल होगा तो उतना पैसा दिया जाएगा। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब क्या कि नियम फुल प्रूफ ना होकर के कुछ नियम बनाने का अधिकार लोकल लेवल गवर्नमेंट को कह लो या लोकल लेवल अथॉरिटीज को दे दिया जाता है कि ठीक है इसके बाद का काम आप देख लीजिए। आई बात समझ में? तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, मतलब हमने आपको नियम बनाने का अधिकार दे दिया। लेजिस्लेशन का मतलब क्या, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाना। तो डेलीगेटेड का मतलब क्या हो गया, प्रतिनिधित्व बना देना। डेलीगेटेड प्रतिनिधित्व मतलब ठीक है हम आपको बना दिए, जैसे क्लास में टीचर नहीं होते तो मॉनिटर काम करता है। ठीक है, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब फुल प्रूफ प्लान नहीं बनता है, जब फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं तैयार होती है, तब जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एरिया के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, और ये नियम बनाने का अधिकार जो है वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल आपका ये भी है कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में जैसे कि आपने देखा कि कोविड के टाइम में जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो क्या हो रहा था, अलग अलग एरिया के जो डीएम हैं, अलग अलग एरिया के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल सोसाइटीज है, ये अलग अलग एरिया के लिए क्या कर रही थी, नियमें बना रही थी। तो ये था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। अब फिर से एक बार हम लोग हायरार्की ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज पे चलें। तो हायरार्की ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज क्या है कि मतलब कौन लॉ बना सकता है, किस एरिया में बना सकता है और कौन किसके अगेंस्ट नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट नियम बना सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो नहीं बना सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नियम बना सकती है लेकिन वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं बना सकती। तो एक हायरार्की है, सबसे ऊपर कौन है देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके बाद क्या हो गया लोकल लेवल गवर्नमेंट, उसके बाद जो है वो क्या हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोगों ने बड़े स्थिर से, बड़े बारीकी से डिस्कस किया, जो आई थिंक सबके दिमाग में क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर हो तो आप इसको देखना दोबारा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज क्या है कि कौन नियम बना सकता है और किसका लॉ प्रिवेल करेगा, किसके लॉ की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। पार्लियामेंट जो बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट नियम बना सकता है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद लोकल लेवल गवर्नमेंट, उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर कोई भी इन सबों में पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेटिव हो, लोकल लेवल गवर्नमेंट हो या जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही क्यों नहीं हो, अगर ये कोई ऐसा नियम बनाता है जो ऊपर के बनाए गए नियमों के अगेंस्ट हो, तो वो क्या करेगा, ऐसे सिचुएशन में कोई भी आदमी क्या करेगा, ये जुडिशरी को अप्रोच करेगा। जुडिशरी जो है वो क्या करेगी, उस लॉ को खारिज कर देगी, रद्द कर देगी, ये बोल के कि ये लॉ ऊपर के बनाए गए नियमों के अगेंस्ट है। आई बात समझ में? अगर ऐसा होगा तो
आपको मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। हमारे संविधान द्वारा हमें जो है वो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की अधिकार मिल रखी है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम मौलिक अधिकार में से एक है, 6 मौलिक अधिकार में से एक है। तो हमारे पास जो है वो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है। आप अपनी बातों को रख सकते हो किसी जगह पर, ये आपके पास अधिकार है। अब बातों को रखने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दो, तो वो अगेंस्ट में है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलो। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को सलीके से बोलो, जैसे किसी गवर्नमेंट से आप खुश नहीं हो, तो ये आप लिख सकते हो, हाँ भाई फलाने गवर्नमेंट से हम खुश नहीं हैं। ये बात आप लिख सकते हो कि फलाने गवर्नमेंट से हम खुश नहीं हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फलाने गवर्नमेंट को आप गाली देने लगो, ये गलत होगा। तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से। बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेला में जाके बम 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 हल्ला करने लगे, तो यहाँ बम है यहाँ बम है, तो वहाँ पे आपको पकड़ लेगी पुलिस, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगी, आपको पुलिस पकड़ लेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईटी एक्ट 2000 में 2000 ईस्वी में पास हुआ। आईटी एक्ट 2000 ईस्वी में पास हुआ, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया, ठीक है। पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ और इसमें आर्टिकल 66A ऐड किया गया। इसमें ऐड किया गया कि कोई भी ऐसा आदमी कोई ऐसे तरीके से एक्सप्रेस अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं करेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो हुआ यूं कि, और ऐसा हाँ, अगर आपकी बातों से किसी को ठेस पहुंचे, अगर आपने देश के हित में अगेंस्ट में बोला, है ना, देश के खिलाफ अगर आपने नारेबाजी करी, गंदा बोला, किसी को गाली दे दी, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। तो हुआ यूं कि शिवसेना के जो हेड हैं बाल ठाकरे, इनकी मृत्यु हुई। तो शाहीन दर्दा नाम की एक लड़की थी, उसने अपने फेसबुक पर लिख दिया, हुआ यूं कि बाल ठाकरे की मृत्यु हुई और महाराष्ट्र बंद हुआ एक दिन के शोक दिवस में। तो शाहीन दर्दा ने ये लिख दिया अपने फेसबुक वाले पेज पर कि अगर बाल ठाकरे मरते हैं तो मुंबई बंद करने की क्या ज़रूरत है, महाराष्ट्र को बंद करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब शिवसेना इससे नाराज़ हो गई, केस कर दिया कि ये तो मेरे खिलाफ बोली है ना, मेरे खिलाफ क्या करी है, ये बोली है, अरेस्ट कर लिया गया। तो शिवसेना भड़क गई, इस पर केस कर दिया गया और इसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब शाहीन दर्दा का केस लड़ती हैं श्रेया सहगल। श्रेया सहगल जो है एक यंग लॉयर है, इन्होंने इनके फेवर में केस लड़ा। किनके फेवर में, शाहीन दर्दा के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जब कभी भी आपका फंडामेंटल राइट जो है उसकी वायलेशन होती है, जब कभी भी आपसे फंडामेंटल अधिकार छीना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका गार्जियन है, आप उसमें डायरेक्ट केस कर सकते हो। बाकी कोर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन वो उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं आपका केस। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का अवहेलना हुआ है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है, वायलेशन हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो शाहीन दर्दा ने जब ये लिखा कि बाल ठाकरे मरते हैं तो क्या ज़रूरत है महाराष्ट्र को बंद करने की, तो इस पर शिवसेना भड़क उठी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली 66 कैपिटल ए के तहत कि तुमने जो वो क्या किया है, किसी के बारे में बुरा बोला है। तो इनका केस लड़ती हैं कौन, श्रेया सहगल, एक यंग लॉयर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अपनी दलील दी कि हमारा संविधान जो है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी हमें देता है। तो ये कहाँ से जायज़ है कि अगर शाहीन दर्दा ने ये कहा, उसने किसी को गाली तो नहीं दी, शाहीन दर्दा ने किसी को गाली तो नहीं दी, और इससे किसी देश की सिक्योरिटी का भी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इससे इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ रहा है। शाहीन दर्दा ने तो एक अभिव्यक्ति अपनी जाहिर करी, दिल की बात करी कि क्या हो गया, ऐसे तो हर दिन नेता मरेंगे और हर दिन क्या होगा, महाराष्ट्र बंद होगा, लोगों के आम जिंदगी में क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये तो अभिव्यक्ति था ना कि ये तो गाली गलौज थी नहीं, है ना। तो ये कहाँ से जायज़ है कि आप जो है उसे आपने क्या किया, उसे अरेस्ट कर लिया है। हमारा संविधान जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है। हमारे पास जो है वो बोलने का, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्या है, हमारे पास आज़ादी है। तो ये कहाँ से अपमान हो गया, किसी का अपमान तो उसने किया नहीं, और अभिव्यक्ति का अधिकार तो है ही। सुप्रीम कोर्ट जो है इस दलील को मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ सही बात है, और फिर उसको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि पार्लियामेंट ने नियम बनाया था, आर्टिकल 66 कैपिटल ए, और 66 कैपिटल ए को हटा भी दिया गया,
न केवल उसको बेल मिला, 66 कैपिटल ए नियम जो बना था उसको हटा भी दिया गया कि नहीं, ये अगेंस्ट में है, कि संविधान जो आज़ादी देता है बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्त करने की आज़ादी, उसके अगेंस्ट में है। तो इसलिए क्या हुआ, उसको खारिज भी कर दिया गया, वो नियम जो है वो हटा भी दिया गया, उसको बेल भी मिल गया। तो ये है हमारे लॉ का सिस्टम। कोई भी चीज़ कर सकते हो आप, कोई भी नियम बना सकती है कोई भी अथॉरिटीज, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेवल असेंबलीज हो, ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो, लेकिन वो अपने से ऊपर वाले को वो क्या नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये जो है क्या होती है, ये जो है वो डेमोक्रेसी की क्या होती है, विशेषता होती है। और हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश का संविधान है, हमारे संविधान में जो है वो हमारे संविधान में जो है वो सारी चीज़ों का वर्णन है। 25 पार्ट्स की मैंने चर्चा करी ना, तो हमारे संविधान के 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स है, और 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है, और 12 शेड्यूल भी है। 12 जो है वो क्या है, शेड्यूल भी है। शेड्यूल की चर्चा हम लोग कभी करेंगे। तो इतना चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब जो है वो आप चैप्टर्स को बारीकी से समझोगे, और जो टर्म आएगा, जैसे डेमोक्रेसी आएगा वर्ड, जुडिशरी आएगा, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ आएगा, ठीक है, तो अब आप जो है वो इनको बेहतर तरीके से समझोगे, और चैप्टर ही नहीं बाकी की और भी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक्स को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। हालांकि बेसिक्स अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने बेसिक्स को इतना आपके लिए काफ़ी है चैप्टर 1 को जानने के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में जो है वो हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, जरूरत पड़ती है तो दोबारा देखो, तिबारा देखो। ठीक है।